Hello everyone, I'm Tanvi Gupta and I'm currently working as Assistant Professor in Law. And in today's video, we'll be discussing about how to clear UGC NET Law within 50 days. So I've already created a video for you where I've discussed my sources for paper 1. And in today's video, I'll be discussing about how to clear law within 50 days. So number 1, आपको जुडिशरी की अप्रोच छोड़नी पड़ेगी. नॉलेज सबके पास होती है, हम बैचलर्स करके आए, हम मास्टर्स करके आए, हमें बेसिक लॉ आता है. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट अबाउट द पेपर. हमारे पेपर की डिमांड क्या है. जुडिशरी में हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, बट यूजीसी नेट एग्जाम में आपको रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको सेक्शंस क्रैम करने पड़ेंगे, आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. पेपर की जो डिमांड है उसको फुलफिल करोगे तभी यूजीसी नेट क्लियर होगा. नॉलेज सबके पास होती है, बट इट इज अबाउट द राइट अप्रोच. सो व्हाट डू यू डू? नंबर 1, रिवर्स साइकोलॉजी. आप पहले ये देखोगे कि पेपर में पैटर्न क्या आता है. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो मैं आपको बताऊंगी जहां पे आपको स्मार्ट वर्क करना है. आपको सारा सब्जेक्ट नहीं करना है, आपको ये देखना है कि मेरे पेपर में क्या आ रहा है बार बार. ऑब्वियसली आपको रिस्क लेके चलना पड़ेगा कि शायद जो मैं करके जा रही हूँ रिवर्स साइकोलॉजी से शायद वो ना भी हो ठीक, बट ऑफकोर्स हम बाकी चीजें भी तो कर ही रहे हैं ना, और हमारे पास टाइम इतना है नहीं. तो सबसे पहले एक चैनल है लॉ एंड जीके. इसने क्या किया है, 2016 से लेकर लेटेस्ट जितने भी आपके पेपर्स हुए हैं उनके ईयर वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज आपकी वीडियोस बनाइए. तो वो वीडियोस क्या हैं? या तो आपके लिए मॉक टेस्ट का काम करेंगी वो, या फिर वो वीडियोस आपके लिए काम करेंगे टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, अगर आप अपना पहले नो योरसेल्फ टेस्ट लेना चाहते हो. सबसे पहले आपकी जूरिस्प्रूडेंस की यूनिट है. जूरिस्प्रूडेंस की यूनिट में क्या है? नंबर 1, जूरिस्प्रूडेंस की यूनिट में नेचर और कीवर्ड्स करिए. नेचर और कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं, अगर जूरिस्ट अल्पियाइन है तो आप उसके साथ डिवाइन वर्ड बोलोगे, ऑस्टिन है तो आप उसके साथ पॉजिटिव लॉ बोलोगे. तो आप इसके लिए करोगे कैसे? नंबर 1, आप लोगों के साथ इस जूरिस्प्रूडेंस को एसोसिएट करोगे. फॉर एग्जाम्पल, ऑस्टिन इज अ पर्टिकुलर पर्सन इन माई लाइफ, बेंथम इज अ पर्टिकुलर पर्सन इन माई लाइफ. मैं उनके नेचर के साथ या उनकी लाइफ में जो क्रोनोलॉजी है, जैसे उनकी हायरार्की है, उस हिसाब से मैं उनको याद करूंगी. तो उससे क्या होता है, मेरे लिए जूरिस्प्रूडेंस याद करना पहली बात इजी हो जाता है. दूसरी बात, अब इन लोगों ने पेपर में आपसे ये पूछना बंद कर दिया कि कौन स्कूल से है. वो पूछते हैं कि क्रोनोलॉजी किस जूरिस्प्रूडेंस में, कौन से स्कूल में कौन पहले आया था. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके लिए एक जूरिस्प्रूडेंस की वो तैयार की है. फॉर एग्जाम्पल, सोशियोलॉजिकल स्कूल में आप बोलोगे अगस्त में हेयरिंग है दुगु की, रिच क्लाइंट पेज इन पाउंड. तो मैंने क्या बोला, आपका सबसे पहले अगस्त आया था, फिर उसके बाद हेयरिंग आया था, फिर उसके बाद आपका डुगेट आया था, फिर उसके बाद आपका एरिच आया था, एंड उसके बाद लास्ट में रॉस्को पाउंड आया था. सो दीज आर नोन एज मिनोमिक्स. आपको ये करना पड़ेगा. दीज आर माय नोट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. आप देख सकते हो कि इसमें मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल सैलमंड है, सैलमंड ने इन्वेस्टिगेशन इनटू लॉ कहा था, हॉलैंड ने फॉर्मल साइंस बोला था. आपको अपने नोट्स खुद क्यूरेट करने पड़ेंगे इसके लिए. अब ये तो हो गया आपका. इसके सिवाय आप क्रोनोलॉजी पे फोकस करोगे, डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट बुक्स करोगे. सो आप क्या करोगे, एक पेज लोगे, एक जूरिस के बारे में लिखोगे, उसके बारे में जो चीजें हैं. अब उसके बाद आप एक कलर्ड पेन ले लोगे. आपने पीवाईक्यूज लॉ एंड जीके से अटेंड कर लिया, उसमें जो एडिशंस होंगे उनको करते रहोगे, और जो आपके पीवाईक्यूज हैं उनको स्टार कर लोगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस वो हैं जो आप कभी भी भूलने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हो. सो नेक्स्ट यूनिट है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करोगे अब आप? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मेरी जो वो होती है साइकोलॉजी है, मेरी ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैं एक साथ नहीं करती हूँ. मतलब मेरा मानना ये है, कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर द टाइम करो. फॉर एग्जाम्पल, आज आपने इमरजेंसी कर ली, 2-3 दिन आपने क्या कहते हैं गवर्नर्स की पावर कर ली, तो कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं जूरिस्प्रूडेंस की यूनिट कर रही हूँ, मैं साइड बाय साइड एक टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का डेली करती रहती थी. उससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बर्डन नहीं फील होता. अदरवाइज बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मुझसे होगा नहीं. तो मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक कर लिया. जब मेरी जूरिस्प्रूडेंस और उसके साथ एक और यूनिट पूरी होगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा कब कॉन्स्टिट्यूशन मेरा कवर हो गया. सो नंबर 1 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको बेरैक्स करना पड़ेगा, उसका कोई गेट अवे नहीं है. नंबर 2, एडमिन लॉ पे बेयरली कोई क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके केस लॉ बेस्ड होते हैं. एक ये चैनल है क्विक इजी लॉ. जिसको लगता है मुझे बेरैक नहीं करना है, जिसको लगता है मुझे पहले कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई चैनल चाहिए जो मुझे समझा दे लॉ क्या है, वो इस चैनल को लगाओ. इस चैनल पे यूजीसी नेट के सारे सब्जेक्ट्स हैं. बट आइडियली मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज जो बेरैक लर्निंग होती है वो बेरैक लर्निंग ही होती है. तो अब क्या करोगे, सबसे पहले आपने बेरैक करा, डेली आपने एक एक टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का उठा लिया, तो ओवर द टाइम आपकी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगी. उससे पहली बात, आपको बर्डन नहीं फील हुआ. दूसरी बात, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कवर भी हो गई. एंड थर्डली, आप जब पीवाईक्यूज करोगे तो आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स कर सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ, सीपीएल, ये 3 यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें से आप जितना मर्जी कर लो,
देयर विल ऑलवेज बी क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा हाइप्ड टॉपिक है, आपका लेटेस्ट केस लॉ इलेक्शन कमीशन पे, सो दिस इज योर होमवर्क टू डू कि हाँ हम इलेक्शन कमीशन का केस करके जा रहे हैं, बिकॉज हमें पता है अगर कोई टॉपिक ट्रेंडिंग है तो उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उस पर स्टैट्यूटरी क्वेश्चन आ सकता है या उसका केस लॉ आ सकता है, तो दिस इज अपॉन यू टू डू दैट वर्क। ठीक है, इसके सिवाय एडमिन लॉ का मैंने आपको बता दिया कि एक या दो केस लॉज आते हैं जो आप पीवाईक्यू से भी कर सकते हो, एक कृपाक का केस आ गया आपका और स्वदेशी कॉटन मिल्स का केस आ गया, तो यही एक दो क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट यूनिट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये यूनिट ट्रिकी है और इसको आप जितना मर्जी कर लो आपसे नहीं होगी ये कंप्लीट, बिकॉज इसकी डेप्थ बढ़ाई जा रहा है वो हर बार। तो क्या किया था मैंने, वाईजी लॉ से सारी वीडियोस लगाई थी, वाईजी लॉ से मैंने इंटरनेशनल लॉ की सारी वीडियोस लगाई, मैंने अपने नोट्स बनाए, मैंने उनको बार बार पढ़ा। तो अब क्या होता है कि इंटरनेशनल लॉ में दो ही चीजें आती हैं, या तो केस लॉ पूछ रहे हैं वो आपसे, या फिर वो आपसे स्टैटिक डाटा पूछ रहे हैं। केस लॉज की कोई लिमिट नहीं है। हाँ डेफिनेटली हम लैंडमार्क केसेस लाइक एसएस लोटस का केस हो गया, ये सारे केसेस कवर करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको चैनल भी बताया है, वीडियो भी बताई है, बट एट द सेम टाइम इंटरनेशनल केस लॉज कई बार नहीं कवर हो पाते हैं सारे। तो आप क्या करोगे, आप अपना स्टैटिक पार्ट पूरा अच्छे से कवर करोगे, वाईजी लॉ से अपना इंटरनेशनल लॉ अच्छे से लगाओगे और रिवाइज करोगे, बार बार उसको लर्न करोगे। एंड आजकल इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ के अंदर से पूछना शुरू कर दिया है, कि जब पहले पूछते थे कि गैट को कब उन्होंने चेंज करके वो किया था, बट अब ये लोग इन डेप्थ क्वेश्चंस, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स के ईयर्स आपको याद करने ही पड़ेंगे, एंड एक ग्लांस अबाउट द कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स आपको कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिट है आपकी लॉ ऑफ क्राइम्स। मैं ये यूनिट को मानती हूँ कि ये रेजिडुअरी यूनिट है। क्यों? क्योंकि या तो आप क्राइम पूरा कर सकते हो या आप नहीं कर सकते हो क्रिमिनल लॉ कवर। तो इसके लिए क्या करोगे, आप रिवर्स साइकोलॉजी को फॉलो करोगे। आप पहले क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे न्यू लॉज आ गए तो ज्यादा ये सेक्शन ओरिएंटेड कम पूछ रहे हैं, कंसेप्ट ओरिएंटेड ज्यादा पूछ रहे हैं। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है तो आप ब्रैकेट्स याद करोगे। ब्रैकेट्स क्या होता है कि किस सेक्शन से किस सेक्शन तक प्रॉपर्टी ऑफेंसेस आपके हैं, उससे क्या होता है आपका एलिमिनेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। नंबर 2, फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, 10th टॉपिक, ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसके सिवाय क्या करोगे, आप लॉ एंड जीको पे जाओगे, आईपीसी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो लगाओगे और समझोगे कि पैटर्न क्या है। मैंने इसमें सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड करा था, पीवाईक्यू बेस्ड किया था। अब नेक्स्ट यूनिट है आपकी टॉर्च, कंज्यूमर और कंपटीशन। सो टॉर्च की यूनिट में क्या आता है, टॉर्च टोटली आपका केस लॉ बेस्ड आता है। इसके लिए मेरे अपने रिटर्न नोट्स हैं, मेरे डिफरेंट सोर्सेस से किया है। स्पेसिफिकली मैंने अनअकैडमी के एक पीडीएफ आती है उससे किया है, वो मैं आपको दे सकती हूँ। उसके सिवाय मैंने डिफरेंट सोर्सेस को रेफर करा है, तो इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट नोट्स विद यू। अब इसके बाद आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप क्या करोगे, डेफिनेशन सेक्शंस। हमेशा याद रखना माइनर लॉज के लिए डेफिनेशन सेक्शन, सेक्शन 2 किस क्लॉज में, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डेफिनेशंस कर लिए। अब आप क्या लोगे, एक पेज लोगे, पेज पे आप लाइन ड्रॉ कर लोगे, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, तीनों को पैरेलली बनाओगे, तीनों का जुरिस्डिक्शन लिखोगे, तीनों की कितनी वो दे सकते हैं आपको कि 50 लाख दे सकते हैं, उनका लिमिटेशन पीरियड कितना है और उनकी अपील कितनी है। आप तीनों पैरेलली ड्रॉ करोगे। कंज्यूमर राइट्स है, मैंने अभी भी याद है मुझे, मैंने याद करे थे पिया एचआरए क्या है, रिड्रेसल है, अवेयरनेस है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। फिर आता है मोटर व्हीकल्स एक्ट। अगेन मैंने क्लेम ट्रिब्यूनल का सेक्शन अच्छे से करा था, और नो फॉल्ट लायबिलिटी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसके लिए आपके सिर्फ 1 to 2 पेजेस के नोट्स होंगे। अगेन क्विक इजी लॉ से आप पढ़ सकते हो, बट नो फॉल्ट लायबिलिटी में थोड़ा चेंज है, वो आपको रेफर करना पड़ेगा। अब आते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट। बेयरली कोई क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन भी बहुत कम आता है। सेक्शन 3, 4, 5 और 6, उसमें भी कुछ नहीं आता है। आपको 3 पढ़ना है और आपको सेक्शन नंबर 4 पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको ये पढ़ना है कि डोमिनेंट पोजीशन कब होती है, प्रेडेटरी प्राइस के बारे में दिया है, फिर उन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एग्रीमेंट्स दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एग्जांपल बनता है तो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट का कौन सा होगा और वर्टिकल एग्रीमेंट का कौन सा होगा, बस इतना सा ही आपका काम है इसमें। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में सबसे पहले क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपके पास टाइम है तो आप हर चीज कवर करोगे। मैं ये उनके लिए बात कर रही हूँ जो बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं और जिनको लग रहा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर दी कंप्लीट सिलेबस। आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में ये पता होना चाहिए कि बेलमेंट्स के ब्रैकेट्स क्या हैं, प्लेज के ब्रैकेट्स क्या हैं, कंसेप्ट क्या है। इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बट यस जो आपका 1 to 75 है उसमें सेक्शन नंबर 1 से लेकर
आपका जो मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह जो सारा जाता है टिल सेक्शन 25, ये आपको क्रैम होने चाहिए। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से आने चाहिए। एंड अगर आपने मास्टर्स का पेपर दिया है एंट्रेंस, आपको ये सेक्शंस ऑलरेडी आते होंगे। सो यस, आप इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे और आप देखोगे कि मेरा कौन कौन सा एरिया रहता है, मैं क्या अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और वो चीजें आप करोगे। बट यस, डेफिनेटली जो स्टार्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स के सेक्शंस हैं उनको आप गेट अवे नहीं कर सकते। सोगा में केस लॉ बेस नहीं आता है। सोगा में कुछ सेक्शंस आते हैं, वो सेक्शंस मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंडीशंस वारंटी पे क्वेश्चन आता है, आपका सेक्शन 7 पे क्वेश्चन आता है, अनपेड सेलर और लीन पे क्वेश्चन आता है। तो बहुत सिलेक्टिव सेक्शंस करने हैं आपको यहाँ पे। पार्टनरशिप, अगेन मैंने बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सेक्शंस करे थे इसमें भी। इनकमिंग ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप कैसे होती है, स्टार्टिंग के जो आपके सेक्शंस है सेक्शन 4 to 14, 28 में जो आपका होल्डिंग का कंसेप्ट है, 69 में जो आपका रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है, ये सारा मैंने कवर किया था। रीजन क्या है, माइनर लॉज को अगर तो टाइम है तो अच्छे से पूरा इन डेप्थ कवर कर लो, बट कुछ सेक्शंस ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सेक्शंस आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो आपको बहुत छोटे छोटे से ऐसे नोट्स बनाने हैं अपने लिए और आपने वो कवर करना है। अब रही बात एनआई एक्ट, एनआई एक्ट में 3 ही चीजें बनती है। सेक्शन 3, 4, 5 पे क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको पूछते हैं चेक क्या होता है, बीओआई क्या होता है, फिर उसके बाद वो प्रिजम्पशंस पे क्वेश्चन पूछते हैं 118 ऑनवर्ड्स, एंड लास्टली 138 पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। यही है इसमें बस। 138 आपको डेप्थ में करना है, बट प्रिजम्पशंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब रही बात कंपनी लॉ की, तो कंपनी लॉ अगर आपने मास्टर्स का एंट्रेंस दिया होगा तो आपके नोट्स ऑलरेडी रेडी होंगे। अब यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सेक्शन 7 है, इसको अच्छे से करोगे। प्रोस्पेक्टस के टाइप्स करोगे, उसके सेक्शंस करोगे। फॉर एग्जाम्पल एवरेज प्रोस्पेक्टस आपका कौन से सेक्शन में है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कौन से सेक्शन में, शेयर्स एंड डिबेंचर्स छोड़ सकते हो। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है कॉमर्स की कि शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, आप छोड़ सकते हो इसको, कि डिविडेंड होता है, इसमें आपका क्या मिलता है। अब ये आता है डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का सेक्शन कौन सा है, डेफिनेशन सेक्शन कौन सा है, डायरेक्टर का सर्टिफिकेट होता है, डायरेक्टर का सिग्नेचर होता है, कितने टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स अच्छे से कवर करोगे। और डायरेक्टर पे एक पीवाईक्यू है जो मुझे अच्छे से याद है कि डायरेक्टर क्या कहते हैं, एजेंट ऑफ द कंपनी होता है, उस पर 3-4 केसेस आते हैं। तो वो आप पीवाईक्यू कवर करोगे तो आपको याद आ जाएंगे कि वो कौन से केसेस हैं और वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। मीटिंग्स है, मीटिंग्स का सेक्शन करने पड़ेंगे। एनुअल मीटिंग होती है, कितने टाइम बाद होती है, 15 महीने के गैप में होती है, और कौन से टाइप की मीटिंग होती है, ये विद सेक्शन याद करना पड़ेगा। सीएसआर 135 सेक्शन था, एज इट इज क्रैम होना चाहिए आपका। कितनी टर्नओवर, कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए, कितने डायरेक्टर्स होते हैं, कहाँ कितना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट 2% देते हैं हम सीएसआर का, और विद इन इंडिया देते हैं। तो ये कंपनी लॉ से ना आप छोड़ नहीं सकते हो। बिसाइड्स दिस, कंपनी लॉ में मेंशन नहीं है, बट ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, ली वर्सेस ली के बारे में पूछते हैं, ये सारा आप पीवाईक्यू से करोगे। अब इसके सिवाय यहाँ पे आपको कहीं पे भी इन लोगों ने मेंशन नहीं करा है, बट ये पूछते हैं आपसे बारबरी एशपरी वर्सेस जो टर्कवांड वाला केस है, जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर है। तो ये जो केसेस है आपके डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और दूसरा जो भी डॉक्ट्रिन है उसके ऊपर केस लॉज आते हैं, और कई बार इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं कि कौन सा केस कौन सी ईयर में आया था। सो फॉर एग्जाम्पल आप जो माइनर लॉज में अगर 4 या 5 ही केस कर रहे हो तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप उसके ईयर्स भी करोगे, एंड उसका कोई गेट अवे नहीं है। आपको उसको ट्रिक्स करनी पड़ेंगी, बार बार लर्न करना पड़ेगा। हमें लगता है कि हम लर्न करते हैं और हम भूल जाते हैं, नहीं होता है ऐसा। आप यही याद रखो कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, एलिमिनेशन मेथड करना है। अगर आप 4 बार अपनी आंखों के सामने से किसी चीज को निकालोगे, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड आपको वो याद होगा, तो वो पेपर में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप पढ़ भी लोगे, मान लो आपका एक क्वेश्चन भी ठीक हो जाता है, तो वो आपको मार्क्स दे जाएगा 2। सो व्हाट्स द हार्म इन लर्निंग। नेक्स्ट यूनिट है आपकी फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में मैं मानती हूँ कंपैरेटिव स्टडी करो। मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, डाइवोर्स के ग्राउंड्स है, क्रोनोलॉजी में याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लेप्रेसी निकल चुका है, कौन सा ग्राउंड पहले आता है, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। सेम एज मुस्लिम लॉ। फॉर एग्जाम्पल अब हमारा क्या कहते हैं, हिंदू लॉ में होता है कि 7 साल तक अगर कोई नहीं मिलता है तो हम मानते हैं उसने हमें डिजर्ट कर दिया गया है। बट ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स वहां पे मुस्लिम लॉ में डिफरेंट ईयर है। तो आपको ये सब देखना होगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो कंपैरेटिव स्टडी करो। दूसरी बात, हिंदू लॉ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस केस लॉ बेस्ड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्रूअल्टी है, वो सिर्फ हमसे दास्तां वर्सेस दास्तां नहीं पूछते हैं,
वो हमसे पूछते हैं क्रूअल्टी के केसेस हैं, इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। अब ये कैसे होंगे? ये नहीं हो पाएंगे। इनका ओनली वन वे है कि आप पीवाईक्यूज लगाओ, उन क्वेश्चंस को एक तरीके में लिखो, एक साइड में उनके एक आंसर फॉर्मेट में लिखो, उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। पहली बात आप ये है कि हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ आप करण सर का भी लगा सकते हो, एक उनका आई थिंक टेक्स्ट बुक करके एक चैनल है। उसके सिवाय अगर आपने जुडिशरी करी है तो आपके पास अपने नोट्स ऑलरेडी तैयार हैं। सो मुस्लिम लॉ में क्या होगा, मुस्लिम लॉ में आपसे ज्यादा पूछेंगे वो एक्ट्स बेस्ड, आप करते हो स्टैटिक बेस्ड कि हाँ जी फातिमा का कब हुआ था, इल्ला क्या होता है, बट नहीं, ये क्वेश्चंस आएंगे, बट ज्यादा क्वेश्चंस किस पे आएंगे, एक्ट्स पे आएंगे। 1939 का एक्ट आ गया, डाइवोर्स ग्राउंड्स टू वुमेन जो भी दिए हैं वो क्रोनोलॉजी में पूछेंगे आपसे, फिर वो आपसे सेक्शंस पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कंपाउंडेबल होता है या नॉन कंपाउंडेबल होता है। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे एक्ट्स हैं, इनको अच्छे से कर लो, इनमें कोई भी आपको ज्यादा बर्डन तो होता नहीं है। सक्सेशन एक्ट, जैसे सबको सक्सेशन टफ लगता है, तो मुझे लगता है उसमें आप ये लिमिटेड से सेक्शंस कर जाओ, बहुत है, क्योंकि सक्सेशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एनवायरमेंट, सो एनवायरमेंट क्या है आपके पेपर 1 के साथ कॉमन है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एमडीजीज और एसडीजीज को लर्न करोगे। कितने एमडीजीज हैं, 8 एमडीजीज हैं आपके, एसडीजीज आपके 17 हैं, तो आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। कैसे याद करोगे, या तो आप कोई अपनी स्टोरी बना लोगे, या फिर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एमडीजी को ही ज्यादा एनहांस करके एसडीजी बनाए हुए बहुत सारे कॉमन है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि एक्ट के बारे में। एनजीटी एक्ट को थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा। आप फाइनल ईयर में एनजीटी पढ़ के आए हो, फिर आपने मास्टर्स के लिए करा है, अपना एंट्रेंस के लिए करा है, एनजीटी एक्ट आपको अच्छे से करना पड़ेगा। उसमें कुछ नहीं छोड़ना आपने, क्या ट्रिब्यूनल्स है, क्या अपील्स है, सब कुछ, कौन सा जुरिस्डिक्शन है, कौन से शेड्यूल्स है, किस किस पे एनजीटी अप्लाई करता है, इन डेप्थ एनजीटी को कवर करिए। फिर उसके बाद आपका आ जाता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, हैजार्डस वेस्ट। इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक दो केस लॉज हैं आपके, एक दो आपकी कन्वेंशंस हैं जो हैजार्डस वेस्ट वाली है, वो कर लोगे, वो क्या होगा आपका पीवाईक्यू बेस्ड होगा। तो अगर आप इन्वायरमेंट लॉ कुमार भारत सर का जो पेपर 1 में मैंने आपको बोला था वो लगा के आ रहे हो, और आप अपना एनजीटी एक्ट कवर कर रहे हो, आप एमडीजीज कवर कर रहे हो, एसडीजीज कवर कर रहे हो, और फिर उसके बाद क्या करोगे आप, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टॉकहोम डिक्लेरेशन टिल द यूएनएसडी रियो +20 तक आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाओगे। जितने भी आपकी कॉन्फ्रेंसेस बनती हैं उनके की हाइलाइट्स क्या थे, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका किसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट भी कहते हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर आपका रियो समिट आ जाता है, अर्थ समिट भी कहते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको पेपर 1 में भी हेल्प करेंगी, पेपर 2 में भी हेल्प करेंगी, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स में, तो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स 3 चीजों से बनता है। पहले सिर्फ इतना ही हमें इंपॉर्टेंट था, बट अब वो उसके अंदर भी पूछने लग गए, वो आपको इन डेप्थ जाने लग गए, वो आपसे आर्टिकल्स पूछने लग गए। तो अब क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल यूडीएचआर है, यूडीएचआर का आर्टिकल 14 बात करता है मेरे हिसाब से असाइलम के बारे में। तो आपको आजकल ये क्वेश्चंस पूछने लग गए, पहले ये नहीं पूछते थे। तो इसके लिए दो ही चीजें हैं कि आप इसको पहले तो कवर करिए क्विक इजी लॉ से, वाईजी लॉ से, पीवाईक्यूज देखिए, और फिर ये देखिए 2025 में क्या पैटर्न आया, बिकॉज 2025 से पहले ये इतने डेप्थ में आर्टिकल्स नहीं पूछते थे। ये रिसेंटली पैटर्न चेंज हुआ है जहां पे इन्होंने इन डेप्थ आर्टिकल्स पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके नेशनल कमीशन, मैं मानती हूँ इनके लिए आप चार्ट बनाइए, कंपैरेटिव स्टडी करिए, आपको पता होना चाहिए कि किसकी कॉम्पोजिशन में क्या होता है और कौन से कौन सा एक्ट आया है और कौन सी यूएन की कन्वेंशन से ये बेस्ड है। आईपीआर और आईटी लॉ, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आईटी लॉ से डिस्कस करना चाहती हूँ। ज्योति रतन मैम की एक बुक है, उसमें हमने उसको काफी अपने करिकुलम पे टाइम पे भी डिस्कस करा है। तो ज्योति रतन मैम की बुक में आईटी लॉ की पेनल्टीज का एक टेबल दिया हुआ है, आपको वो टेबल याद करना है। आईटी लॉ में डेफिनेशंस अच्छे से याद करनी है, फॉर एग्जांपल टीए में क्या है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जेडजी में क्या है, सारी डेफिनेशंस के 2 सबसेक्शन सारे याद होने चाहिए मेन चीजों के बारे में। सब्सक्राइबर किसमें दिया है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसमें दिया है, डिजिटल सिग्नेचर किसमें दिया है, 2 ही चीजें मेन है आईटी लॉ के लिए। पेनल्टीज का पूरा टेबल याद करना, उसको कोई ना कोई कहानी बना के याद करो, और दूसरा है आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। इसके सिवा एक सेक्शन 10 पे क्वेश्चन आता है जो आपका बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। उसके सिवाय सब्सक्राइबर्स, ड्यूटी ऑफ सब्सक्राइबर्स, इस पे हार्डली कोई क्वेश्चन आता है, आप उसको एक ग्लांस दे सकते हो, ठीक है।
अब इसके बाद रही आईपीआर की बात, तो आईपीआर मैंने जनरली कवर किया था अनिल खन्ना सर की अनअकैडमी के नोट्स हैं उनमें से मैंने आईपीआर कवर किया था, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकती हूँ। आईपीआर में करना क्या है, नंबर 1 कन्वेंशन। पहले ये पूछते थे कि मैड्रिड कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। अब वीपो किससे रिलेटेड है, अब वो ये नहीं पूछते हैं, अब वो पूछते हैं क्रोनोलॉजी क्या है, मैड्रिड पहले आई थी, वीपो पहले आई थी, वीपो में भी आपका प्रोटोकॉल भी है, कौन पहला आया था, तो आपको क्रोनोलॉजी करनी पड़ेगी, ठीक है। बॉर्न कन्वेंशन के बारे में करना पड़ेगा। ये सारी कन्वेंशन हो गई। नंबर 2 हो गई थ्योरीज। थ्योरीज से मेनली क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी थ्योरी हो गई, लीगल थ्योरी हो गई, इनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब आपको करना क्या है, एक्ट्स लेने हैं, सारे एक्ट्स के डेफिनेशन सेक्शंस, वेल नोन ट्रेडमार्क किसमें, ट्रेडमार्क किसमें, जेडबी में है, फॉर एग्जांपल आपका जीआई कहाँ पे डिफाइंड है, फिर कॉपीराइट में कौन सी डेफिनेशन कहाँ पे है, मेन डेफिनेशंस करोगे नंबर 1। नंबर 2 क्या करोगे, आप तीनों के प्रोसेस पढ़ोगे, पेटेंट का प्रोसेस क्या है, ट्रेडमार्क का प्रोसेस क्या है, कॉपीराइट का प्रोसेस क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद फेयर यूज का जो सेक्शन है कॉपीराइट का, उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद ये देखो आपका ना आईपीआर में 3-4 केसेस ही है, हॉफमैन का केस हो गया, नोवार्टिस का केस हो गया, तो यही सारे केसेस है जिसमें आपका डाइकोटमी थ्योरी दी हुई है, तो आपको यही करना है। आप क्या करोगे, आईपीआर के लिए आप डेफिनेशंस करोगे, सबसेक्शंस करोगे, किसमें कौन सी डेफिनेशंस हैं, प्रोसेस करोगे, प्रोसेस कौन सा, किसका क्या प्रोसेस होता है, हम रजिस्ट्रार के पास कब जाते हैं, रजिस्ट्रार से वापस आता है तो कितने दिन में करना होता है, और लास्टली आप इसमें क्या करोगे, इन्फ्रिंजमेंट, आपके सेक्शंस रेमेडी के कौन से हैं, इसमें जॉन्डो ऑर्डर दिया जाता है, कब दिया जाता है, और इसमें आपका सेक्शंस कौन सा है, ठीक है। ये मेरी फेवरेट यूनिट है। इसका रीजन क्या है, नंबर 1 आप मास्टर्स में पढ़ के आए हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया होता है, जिनकी मास्टर्स कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको ये यूनिट अच्छी लगती है, क्यों, क्योंकि ये यही टॉपिक्स हैं जो वो पूरा 1 साल पढ़ के आए हैं। अब इस यूनिट को करना चाहो तो आप इसको 1.5 महीना लगा लो, बट आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस यूनिट विद इन हाफ एन आवर। ये क्या है, मैंने क्या किया है यहाँ पे आपके लिए इंडिया, यूएसए और यूके और अदर कंट्रीज, मैंने यहाँ से एक टॉपिक लिया, फॉर एग्जांपल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या रूल ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लिख लिया है, तो इंडिया में पार्लियामेंट्री है, यूएस में प्रेसिडेंशियल है, और यूके में क्या है, अनलिमिटेड पावर्स विद द पार्लियामेंट है। मैंने ये 2-3 बार बनाया है, तब जाके मेरा ये चार्ट बना है, ठीक है। अब आपने ये चार्ट बनाना है ऐसा सीपीएल के लिए, अगर आप ये चार्ट बना लेते हो तो आपके अगर 5 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं सीपीएल में, तो आराम से आपके 3 आउट ऑफ 5 सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैंने ये सारे, मैंने पेज बना लिया, मैंने पूरा चार्ट बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट पेज पे क्या है, वन लाइनर्स है। ये वन लाइनर्स क्या है, लॉ एंड जीके से जो पीवाईक्यूज आए थे, फॉर एग्जांपल वो पूछते हैं एसी वेयर की लाइन कौन सी है, वो पूछते हैं कि एसआर बोमाई का केस के बारे में पूछते हैं, तो ये हो गया। अब सीपीएल को करने के लिए 2 तरीके हैं, पहले तो आप मेरी तरह टेबल बनाओ, टेबल बनाने से क्या होगा, आपका 60 to 70% सॉल्व हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आई, पहले वो पूछते थे कि आपका क्या कहते हैं ओम्बड्समैन का कसम कहाँ से आया कंसेप्ट, स्वीडन से आया, कौन से ईयर में आया, 1809 में आया, नहीं अब ये नहीं पूछते, अब वो ये पूछते हैं 3rd नंबर पे कहाँ पे आया था, तो आपको क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी फर्स्ट 6 की कि कहाँ कहाँ पहले आया था। आरटीआई एक्ट है, थोड़ा ग्लांस देना पड़ेगा बिकॉज जो ट्रेंड चेंज हो रहा है वो आरटीआई पे, पंचायत पे, ये केस लॉज भी, और रादर सेक्शंस पूछ रहे हैं, कंसेप्ट पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो सीपीएल के यूनिट करने का तरीका क्या है, पहले जो मैंने आपको चार्ट बनाया दिखाया है वैसा चार्ट बनाओ। आप क्या करोगे, ये टॉपिक्स लिखोगे अपने बेसिस में, आपने बेसिस में लिख लिया 4-5 लाइन, एक बेस को दे दो, आपने इसके आंसर्स ढूंढने हैं ऑनलाइन, आप क्या कर सकते हो, क्विक इजी लॉ लगा सकते हो, वहां से आपको इसके आंसर्स मिल गए, आपने एक बार ही बनाया। दूसरी बार आप क्या करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आपके पीवाईक्यू सॉल्व होंगे इससे। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप देखोगे ये तो बड़े नए क्वेश्चंस हैं, दे आर आस्किंग यू अबाउट द कोर्ट्स, दे आर आस्किंग यू अबाउट द केस लॉज, फॉर एग्जांपल एसआर बोमाई का केस पूछा उन्होंने फेडरलिज्म पे, फिर मैं क्या करती हूँ, उन केसेस को मैं साइड पे लिख देती हूँ अलग पेन से, मुझे पता है ये पीवाईक्यूज है। अब इसके बाद क्या होगा, 2025 का पेपर देखोगे तो उसमें पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आरटीआई सबसे पहले कहाँ आया था, या फिर अब वो आपसे पूछेंगे स्वीडन में तो आया ही था पहले, बट 3rd नंबर पे कहाँ पे आया था, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज देखना पड़ेगा, इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी एक एक टॉपिक के बारे में। तो पहले क्या करोगे, फर्स्ट ग्लांस पे टॉपिक कर लोगे, फिर दूसरी बार आप एक एक टॉपिक को इन डेप्थ करोगे, जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बताया था। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट लॉ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे, या फिर यू कैन ऑल्सो लीव अ कमेंट
इन द वीडियो कि क्या आपको लगता है, हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट सॉर्ट ऑफ वीडियोस डू यू वांट। मेरे हिसाब से आप फोकस करो मिनोमिक्स पे। फॉर एग्जांपल ईराज डीपी इज नंबर 1, तो मुझे पता है कि ईराज मतलब आयरिश से हमारा डीपीएसपी और नॉमिनेशन का कंसेप्ट आया। दिस इज द ओनली वे जहां से मैंने टॉट्स के केसेस को क्रोनोलॉजी में याद किया था। दिस इज द ओनली वे जहां से मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया था कि अगस्त में डुगू की रिच क्लाइंट है और उसकी क्या कहते हैं हेयरिंग है। तो दिस इज द वे आप करते हो। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद हमारी भी लिमिटेशन है हमारे ब्रेन की, हम कैसे चीजों को क्रोनोलॉजी में याद करें। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ कहानियां बनाएं, कुछ याद करें। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कंप्लीट आइडिया ऑफ हाउ टू लर्न फंडामेंटल ड्यूटीज विद इन 1 minute. I'll be coming with a short on this very soon. So yes, please follow my channel, subscribe the channel, and I hope you like the video. Thank you.